हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। सभी साथियों का पहले तो आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए हैं। कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा है, कुछ लोगों ने कुछ सुझाव भी रखा है, कुछ लोगों की चिंता भी है कि भाई जनसुराज की अभी जमीन पर इतनी पकड़ नहीं हुई है, चुनाव कैसे जीतिएगा। मोटे तौर पर दो तीन बात, जब मैं बिहार में आया हूँ मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत कठिन काम, इतना आसान नहीं है, इस बात का तो एहसास मुझे है ही। लेकिन जब मैं ऐसे शहर के सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काम क्यों इतना कठिन है, क्योंकि ये प्रबुद्ध लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। आप अपने आप को प्रबुद्ध, जानकार, समझदार बता रहे हैं और आपका इग्नोरेंस गांव में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है। 5000 गांव में रहने के बाद, जाने के बाद मेरा अपना अनुभव है कि हर जिले में जहां भी हम जाते हैं और लोग जो सवाल पूछते हैं, कोई अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका जवाब पिछले 2 वर्ष में कम से कम 10 बार हमने न दिया हो, वीडियो पर, यूट्यूब पर, पत्रकार वार्ता में या सभाओं में। आप उसको नहीं देखे हैं, जाने हैं, उसको एग्जामिन नहीं किए, आपका दोष नहीं है। लेकिन बिहार के प्रबुद्ध लोगों के लिए ही बहुत सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक बड़े दार्शनिक प्लेटो ने एक बात कही थी, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की दुर्दशा इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जाति है कि धर्म है कि नेता लूट लिया। पूरे देश में कहीं ऐसा राज्य नहीं है, कोई राज्य नहीं जहाँ जाति नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ नेता और पार्टी भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जितनी दुर्दशा बिहार की है, इतनी दुर्दशा किसी राज्य की नहीं। और उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ का जो समाज है, जो समाज में अपने आप को अच्छा बेहतर समझने वाले लोग मानते हैं, उन्होंने पिछले 30-40 वर्षों में परिस्थितिवश या स्वयं से अपने आप को राजनीति से किनारे कर लिया। अरे भैया ये तो बहुत गंदा, हम इसमें क्यों? राजनीति से किनारे करने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति चुनावी राजनीति में आ जाए। राजनीति से लोकतंत्र में जागरूक नहीं रहने का मतलब ये है कि आपको ये पता भी नहीं है कि जनसुराज में क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि गांव तक, जमीन तक बात नहीं पहुंचा। जमीन तक बात पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। बिहार में 5 करोड़ लोग हर महीने यूट्यूब और फेसबुक देखते हैं। अगर 5 करोड़ में आधा आदमी भी जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर बताया जा रहा है उसको देखकर, समझकर जागरूक हो जाए तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए उतना ही आदमी का। आप पूर्णिया में बैठे रोज 4 घंटा न्यूज देख रहे हैं और आपने जो सवाल किया हम उसका जवाब अभी देंगे, लेकिन आपने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका जवाब हमने पहले से नहीं दिया। ये दिखाता है कि राजनीति में आप कितने मानसिक तौर पर सक्रिय हैं। तो जब आप खुद नहीं अपने राज्य में होने वाले प्रयास के बारे में सही या गलत, समझिए जनसुराज गलत ही है, तो भी आपने अपने बौद्धिक क्षमता पर जोर नहीं दिया। इस चीज को समझे, देखे, एग्जामिन करें और इस पर कुछ क्रिटिकल बात करें। सामान्य बात लोग करें, भाई इस पर भरोसा क्यों करें? बात तो ठीक है, जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, ये सवाल ठीक है। जनसुराज पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल हम कह रहे हैं भैया बिल्कुल मत करो। जनसुराज पर क्यों भरोसा करोगे? कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा और आप सवाल देखिए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? भैया आप पर भरोसा क्यों करें, आप ठगिएगा तो नहीं? अगर हमको आपको ठगना होगा तो यहाँ खड़े होकर कहेंगे कि हम आपको ठगेंगे? अरे भाई हम तो कहेंगे कि हम आप बिल्कुल हम पर भरोसा कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम आप पर भरोसा क्यों करें? भाई यहाँ पर बहुत डॉक्टर लोग बैठे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई रोग हो गया, आपने पूर्णिया के सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, डॉक्टर ने बताया भाई ये तुम्हारा जो रोग है ना इलाज है, इसकी कोई दवा नहीं है, खान पान में संयम रखिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रोग ठीक नहीं हो सकता। जितनी दवा मार्केट में है सब ट्राई करके देख लिया, ये सुधरेगा नहीं। अपना किसी तरह अपना जीवन यापन चलाइए, जिसको अंग्रेजी में पैलिएटिव केयर कहते हैं, डॉक्टर लोग बताएंगे। अचानक से एक दिन आपको डॉक्टर साहब फोन करें और कहे भाई एक नई दवा आई है,
जिसका अभी पूरा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये संभावना है 30-40% शायद आपका रोग ठीक भी हो सकता है। क्या चाहते हो, इसको ट्राई करें कि ना करें? तो जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हो क्या कहेंगे कि भैया जरूर ट्राई कीजिए, कम से कम 30% चांस तो है। तो जो जिन दलों को आपने पहले से ट्राई कर लिया, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, वो वही एक्सपायर दवा है, तो आप जान रहे हैं कि इसके खाने से कोई फायदा नहीं है। एक नई दवा आई है जनसुराज, जिसमें शायद 20% संभावना है कि कुछ ठीक हो जाता है, 80% संभावना है प्रशांत किशोर भी ठप से निकल जाएंगे, लेकिन 20% तो संभावना है। आप तय कर लीजिए कि आपको एक्सपायर दवा खाना है, ताकि जो नई दवा आई है वो खाना है। तर्क का तो कोई अंत ही नहीं है। हम ये दावा ही नहीं करते हैं कि हम ही सब कर देंगे कि जनसुराज सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? किसी ने अभी दक्षिण के राज्यों की चर्चा की। मेरे भाई, बिहार कब सुधरेगा आप समझिए। बिहार कब सुधरेगा इसको समझने के लिए आपको प्रशांत किशोर से बात करने की जरूरत नहीं। इसी देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 70-75 साल में भ्रष्टाचार के रहते हुए इसी संविधान के तहत इन्हीं ने राजनीतिक व्यवस्था में बहुत तरक्की करके दिखाया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो देश के 1/3 इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्यों में आज है। आजादी के समय ये 5 राज्य पीछे के राज्य रहे हो। आज 1/3 देश की इकोनॉमी इन 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग समय पर नेता आए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार भी है। लेकिन इन 5 राज्यों की तरक्की में एक बात कॉमन है। इन लोगों इनको न मोदी ने बनाया न कांग्रेस ने बनाया। इन 5 राज्यों में एक बात कॉमन है, आज तक कोई नेता 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन के रहा। जनता जो है वो पलटती रहती है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिसको भी चुने उसके बंधुआ मजदूर मत बन जाइए। वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए। बिहार में जिसको वोट देना शुरू कर दिया तो 30 वर्ष के बाद तो अब 30 वर्ष तक तो सांसें नहीं दीजिएगा, उसी को दिए जा रहे हैं। जब तक आपके वोट का डर नेताओं में नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा। जनसुराज आ जाए या कोई दूसरा आ जाए। यहाँ पूर्णिया में लोग जो बैठे हुए अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं। सबसे बड़े क्रिमिनल को आपने चुना है, एक बार नहीं 5 बार चुना है। अब कितना लंबा फेंक रहे हैं, लंबा फेंके जा रहे हैं। अरे भैया, देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? बिहार में सबसे क्रिमिनल अगर 2-4 लोग जहां से चुन कर आते रहे हैं, उसमें आपका भी लोकसभा उसी में शुमार करता है। और आप कह रहे हैं कि सुधार कैसे होगा? सुधार तब होगा जब आप सुधरिए। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? हम पूरा बिहार पैदल चले, जहां जाते हैं आदमी कहता है भैया इतना भ्रष्टाचार है, इतना दिक्कत है, ये नेता बिल्कुल खराब है। उससे अच्छा बताओ विधायक जी कई बार से जीत रहे हैं? बोलता भैया 4 बार से जीत रहे हैं। सांसद कई बार से जीत रहे हैं? तो भैया 2 बार से जीत रहे हैं, उससे पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप इतना परेशान भी हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि इतना परेशान समझदार हैं, और उसी नेता को वोट भी दिए जा रहे हैं। पूर्णिया में पंजाब के लोगों ने तो आकर वोट नहीं दिया, पूर्णिया के लोगों ने वोट दिया। वो ये का बबूल तो आम कहां से खाइए। और शहर में रहने वाले प्रबुद्ध लोग का तो हालत और खराब है। आप तो वोटें नहीं देने जाते। आप बिहार में वोटिंग परसेंटेज उठाकर देख लीजिए, ये मेरा कंजेक्चर नहीं है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर से करीब 10 परसेंटेज पॉइंट कम वोट होता है। शहरों में 40-45% से ज्यादा नहीं होता। और शहरों के अगर गरीब इलाकों को हटा दीजिए तो जो मध्यम वर्गीय प्रबुद्ध लोग हैं, 25-30% भी वोट आप करने नहीं जाते। काहे के लिए झूठ मूठ का बड़ा बात बोल रहे हैं? सर, किसी ने कहा, सर माफी चाहेंगे, आपको रोकेंगे सर। आप चूंकि पूर्णिया के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा। बैठिए, आप लोगों ने पलटा है 10 साल। अरे बैठिए ना, हम कितना बेटा मुझ पे आ रहे हैं, कितना बड़ा पलटे। अरे बैठिए ना भाई, आप ये वो पूर्णिया में देखे, हम पूरा यही काम ही करते हैं।
इससे पहले आप अभी आ रहे हैं उस पर सवाल जाति पर और आप कैसे लोगों को चुनते हैं। आपने कहा कि बिहार में तो ये समस्या इसलिए है कि यहाँ जाति बहुत है। बिल्कुल गलत बात। आपको राजनीति की कोई समझ नहीं। जिसको भी लगता है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है, यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके सांसद बनाया था यहाँ पर पप्पू जी से पहले कुशवाहा जी को। तो 10 साल से जीते, 2 बार जीते। दोनों बार जब आपने वोट दिया तो यहाँ पर उनके जाति के कितने लोग बैठे हैं, जरा बता दीजिए। कितने लोग उनके जाति के हैं, कितने लोग पप्पू जी के जाति के हैं, या किसी के भी जाति, पप्पू सिंह हो या पप्पू यादव हो या कुशवाहा जी हो। लोग बताता है बिहार में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, और साथ में ये भी कह रहा है कि भैया सब आदमी जाति पर वोट दे रहा है। दोनों बात कैसे संभव है? अगर हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने, ये बता दीजिए हमको। मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मेरे भाई, बिहार में जाति एक सच्चाई है, जैसे दूसरे राज्यों में भी सच्चाई है। 1970 के जमाने में गुजरात में खाम थियरी आपने सुना होगा, KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुसलमान, जो वहां के कांग्रेस को जिताता था। खाम थियरी गुजरात में बना था, बिहार में नहीं बना था। मुकालिका लिंगायत कर्नाटक में होता है, बिहार में नहीं हो रहा है। कम्मा और रेड्डी आंध्रा में चुनाव लड़ाते जिताते हैं, वो बिहार नहीं है। हर राज्य में जाति है। जाति समाज की एक सच्चाई है। जो भी समाज में होगा वो राजनीति में भी होगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। जाति कई मायनों में एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगा। जिसको भी लगता है कि बिहार में तो भैया सिर्फ जातीय पर राजनीति होता है, आप बताइए 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेंगे भाई राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में, कैसे उनको इतना वोट मिल गया? आप बताइएगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी थी उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, बीपी सिंह कैसे जीत गए, जनता दल कैसे जीत गया? आप बताइएगा नहीं, ये बीपी सिंह का करिश्मा नहीं था, वो तो बोफोर्स और भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि सब लोगों ने बीपी सिंह जनता दल को वोट दिया। फिर पूछेंगे अच्छा 2014 में क्या हुआ, मोदी कैसे जीत गए, भाजपा कैसे जीत गया? आप बताइएगा भैया वो तो मोदी का जो लहर बना था वो लहर में सब लोग जाकर वोट दे दिया। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, कैसे भाजपा इतना बड़ा जीत लेकर आ गई? आप बताइएगा कि भैया 2019 में तो बहुत कांटे का लड़ाई था, वो तो पुलवामा हो गया, उसके बाद से हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दिया। ये चारों इलेक्शन जो पहले हुए हैं, इसको आप जो चारों बात मैंने बताई इसको कागज पर लिखिए। 1984 एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई और उससे एक सहानुभूति की लहर बनी, जाति टूट गई। 1989 एक मुद्दा है बोफोर्स भ्रष्टाचार, उससे बनी लहर, उससे जाति टूट गई। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर, जाति टूट गई। 2019 राष्ट्रवाद, पुलवामा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हुआ, जाति टूट गया। ये आपको क्या बताता है? आगे क्या होगा छोड़िए। इसी बिहार में समाज ने ये दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो जातियों में वो ताकत है, वो ऊपर उठकर, जातियों से ऊपर उठकर लोग वोट करते रहे। आगे करेंगे कि नहीं छोड़ दीजिए, पहले करते रहे। फिर भी आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि बीच के कई चुनावों का मैंने हवाला नहीं दिया। जब चुनाव में कुछ ऐसा न हो, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई मुद्दा, कोई विकल्प न हो, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है दोनों को एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाते वाले को दे देते हैं। तो ये मत भूल कीजिए। अब कुछ आदमी जबरदस्ती करेगा कि ना, इधर लोकसभा का एग्जाम्पल दिए हैं, विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। तो विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा की एनडीए की सरकार 206 सीट जीत कर आई बिहार में। तब नीतीश कुमार
बड़े नेता थे, मोदी जी इतने बड़े नेता नहीं थे बिहार में। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हुआ था, 206 सीट एनडीए को मिला था। सामने से लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी जी भी थे और सामने से लालू जी कमजोर हुए थे, उनका लड़का तेजस्वी लड़ रहा था। कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले कमजोर हुई है और रामविलास जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। फिर भी उस एनडीए को 115 सीट जीतने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाले सब जाति वाला बिहार छोड़कर भाग गया? नहीं, 206 सीट इसलिए आया था कि 2005 से लेकर 2010 तक जो एनडीए की नीतीश की सरकार चली थी, समाज का हर वर्ग मानता था कि कुछ न कुछ काम हुआ है। तो उनका काम भी था और जातीय समीकरण भी था, तो 206 सीट आया। और 2020 में वही समीकरण था, काम नहीं था, तो 115 सीट आया। कि जिसको लगेगा ना भैया गांव में तो देखते हैं जाति पर होता है। एक और आंकड़ा ले लीजिए, पिछले चुनाव में 82% मुखिया अपना चुनाव हारा, 82% मुखिया लोग चुनाव हारे। उनकी जाति क्या पंचायत और गांव छोड़कर चली गई है? ये भ्रम मत पालिए। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। अंत में जाति को लेकर एक और बात आपको कहूंगा। मान लीजिए कि आप कितना भी हम कहें, आप निकल के गए कितनों बतियाले ढूंढो तो जाति को पड़ेगा। अगर आप ये भी मानते हैं तो भी जो लोग राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करना चाहते हैं, उनके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब हम राजनीति करने आएंगे। कि भैया जाति खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार न रहे, बाहुबल न रहे, तब हम राजनीति करने आएंगे। ना कभी जाति खत्म होगा, ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। अरे भाई, अगर जाति कोई खत्म कर ही देगा तो फिर उसी को राज करना चाहिए, आप क्यों आने चाहिए? तो बिल्कुल ये चीज मत मानिए कि भैया सब सुधर जाएगा तब राजनीति करने आएंगे। आप स्वयं से राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीति में नहीं भागीदार बनना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज आपने अपने दिमाग में बना लिया। अपने को गलत तो कोई नहीं करता है। आदमी सोचता भैया हम क्यों नहीं राजनीति में, कहेगा भैया इसलिए नहीं है कि इसमें राजनीति में तो बहुत पैसा लगता है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि पैसा होगा तभी राजनीति होगा। आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए। इसी बिहार में लालू नीतीश जैसे लोग जो नेता बने हैं, ये कितने बड़े बाप के लड़के हैं। जिस दिन समाज ने लालू जी को नेता बनाया, लालू जी कौन टाटा बिरला के लड़के थे? जिस दिन नीतीश को यहाँ की जनता ने बनाया नेता, तब नीतीश के पास कितना पैसा था? जिस दिन ममता बनर्जी को वहां के लोगों ने नेता बनाया, तब कितना पैसा उनके पास था? कांसी राम, मुलायम सिंह, जिसको भी आप नेता जानते हैं, जब भी आपको ये लगे कि सब खाली पैसे से ही जीत रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए। इस देश में जब भी कोई भी नेता बना है, जब वो नेता बना तब वो पैसे वाला नहीं था। बनने के बाद लूटपाट के बड़ा बन जाए वो अलग बात है। पैसा वो पेट्रोल है, गाड़ी आपके पास है तो पेट्रोल चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी न हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। अगर समाज में आपके लिए समर्थन है तो कहीं ना कहीं समाज आपके लिए पैसे का थोड़ा कम या ज्यादा संसाधन का जुगाड़ कर देता है। सिर्फ पैसे की बात होती तो अंबानी होते प्रधानमंत्री, मोदी होते कहीं दूसरे जगह। भाजपा के पास इसलिए नहीं पैसा, भाजपा इसलिए नहीं जीत रही कि बहुत पैसा है। उनके पास पैसा इसलिए है कि वो लोग जीत रहे। जिसके पास वोट है उसको नोट का जुगाड़ हो जाएगा। नोट से वोट की गारंटी नहीं। किसी ने कहा भाई आपकी विचारधारा क्या है? ठीक बात, विचारधारा एक लाइन में जो पूरा जो जन सुराज है, इसका जो प्रयास है, आपने कहा क्रांति, तो पहली बात ये समझ लीजिए हमारा क्रांति में कोई यकीन नहीं। आपने फ्रांस की क्रांति का भी जिक्र कर दिया। पूरे मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी आंदोलन से, किसी भी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। फ्रांस की क्रांति उसमें अपवाद है, उससे भला हुआ है। फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो किसी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि क्रांति सृजन का हथियार नहीं है। क्रांति जो है वो बड़े से बड़ी सत्ता को हिला सकता है, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकता है,
वो नई चीज का सृजन नहीं कर सकता है। क्रांति वो हथियार है जिससे बड़े से बड़े पेड़ को आप काट सकते हैं, पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। इसीलिए आप देखते हैं लोग कह रहे हैं अन्ना आंदोलन हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग कहता है जेपी का आंदोलन हुआ, फायदा नहीं हुआ। जेपी के आंदोलन में कहा गया था कि बिहार को कैसे सुधारा जाएगा? जेपी का आंदोलन तब की इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए किया गया था, उन्होंने हटा दिया। कुछ लोग कहता है कि जेपी के आंदोलन से जो लोग निकले उसी से सब बर्बाद हो गया। ये किसने कहा भाई? जेपी का आंदोलन हुआ 1975 में, 76 में, 77 में। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में। 15 साल, 12 साल, 14 साल के बाद ये कौन दावा कर सकता है कि अगर जेपी जिंदा रहते तो उस आंदोलन से लालू जी को ही चुनकर मुख्यमंत्री बनाते? आप अपनी सुविधा के अनुसार फैक्ट को तोड़ मरोड़ के अपना ओपिनियन बना लिए हैं। हम लोग का क्रांति में कोई यकीन नहीं है, जन स्वराज का क्रांति और आंदोलन में कोई यकीन नहीं है। मैं क्रांति करने वाला नहीं हूं। हम लोग सृजन की बात समझते हैं जो कि धीरे धीरे ही किया जा सकता है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप गांधी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो गांधी जी ने कोई क्रांति की बात नहीं की। 25 साल तो गांधी लोग देश में आने के बाद ही कहे ही नहीं कि अंग्रेज को हटाना है यहाँ से। 25 साल तक तो उन्होंने यही कहा कि पहले आप अपने आप को तैयार तो करो कि आप आजाद होने के लायक बनोगे। गांधी ने कभी क्रांति की बात नहीं कही शुरुआती 20 साल। तो क्रांति हम नहीं कर रहे हैं। रह गई बात की क्या विचारधारा, तो एक शब्द में आपके बोलचाल की भाषा में समझाएं ये क्या है जन स्वराज। जन स्वराज आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उसी विचारधारा, उसी व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने का अभियान है। जैसे आजादी से पहले जिस किसी को भी आजादी की लड़ाई में योगदान करना होता था, उसकी क्षमता कुछ भी हो, जाति वर्ग कुछ भी हो, वो तब की कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाता था। और कांग्रेस ऐसी व्यवस्था थी जिससे जुड़कर आप महसूस करते थे कि हम आजादी की लड़ाई में जुड़ गए। और फिर आपकी जो भी क्षमता थी, आपकी क्षमता अखबार निकालने की थी तो आपने अखबार निकाला, आपकी क्षमता रेलवे लाइन उखाड़ने की थी तो आप रेलवे लाइन उखाड़े। कोई बम फेंक कर आया, कोई धरने पर बैठा, कोई अनशन किया, कोई जेल भरो किया, कोई प्रभात फेरी निकाला, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो जन स्वराज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि जो आदमी भी बिहार में बदलाव चाहता है, जिस भूमिका में आना चाहता है, वो आए, जुड़े और बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करे। ये किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी परिवार का दर्द नहीं है। आज मैं इसका चेहरा दिख सकता हूं, लेकिन कांग्रेस का चेहरा 1910 में कोई दूसरा रहा होगा, 1920 में कोई दूसरा रहा होगा, 1940 में कोई दूसरा रहा होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 वर्ष के बाद प्रशांत किशोर से बहुत कोई काबिल आदमी बिहार का लड़का इसको जन स्वराज को लीड करे। ये कोई जरूरी है प्रशांत किशोर इसको करें। विचारधारा के आधार क्या है? तो हम लोग की सीधी लड़ाई भाजपा से। आपने दक्षिण पंथ की बात कही और साथ में कहा कि कांग्रेस, आरजेडी सब दल दक्षिण पंथी नहीं। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो राइट ऑफ सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर। भाजपा को आप राइट ऑफ सेंटर मान सकते हैं और बाकी जितने दल बिहार देश में हैं, बिहार इंक्लूडेड, उसको आप लेफ्ट ऑफ सेंटर मान लीजिए। जो लेफ्ट है वो तो एक्सट्रीम लेफ्ट है। हम लोग लेफ्टिस्ट और राजनीति समझते हैं। अब आप समझते हैं इसलिए क्या उसी में लिबरल है, कंजर्वेटिव है। नहीं ठीक है, लेफ्ट जो है उसमें एमएल भी हो सकता है, आईटीएफ भी हो सकता है, सीपीआई भी हो सकता है, सीपीएम भी हो सकता है। उसमें लेफ्टिस्ट सोच के जो रीजनल पार्टी है वो भी हो सकती है। कांग्रेस को मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर मानता हूं। जिनकी जो लोग भी समाजवाद, समतामूलक समाज ये सब की बात कर रहे हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है? जहां पर स्टेट ये कहता है कि वी हैव टू प्रोएक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्स टू रीच द पुअर, तो लेफ्ट ऑफ सेंटर मान लीजिए। और जो ये कह रहा है कि नहीं, मार्केट का तरक्की होता रहेगा, जैसे भाई साहब कहे कि अडानी अंबानी आएंगे तो बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी, वो दक्षिण पर, वो राइट ऑफ सेंटर है। सही और गलत में बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया भर में राइट ऑफ सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर का परिभाषा क्या है? यही है कि जहां पर स्टेट को प्रोएक्टिवली पुअर और वेलफेयरिज्म का रिस्पांसिबिलिटी लेना है, उसको आप लेफ्ट ऑफ सेंटर मान सकते हैं। और जो ये कहता है कि नहीं हम तरक्की करेंगे, इंपावर करेंगे, इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, कैपिटल खड़ा करेंगे, एंड दैट विल पर्कुलेट डाउन,
कौन सही है कौन गलत है दुनिया में इसका डिबेट न सेटल हुआ है न कभी आगे होगा, और इसी से पर लोकतंत्र चल रहा है। अमेरिका में आप देख रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोग पलटते रहते हैं, जो अच्छा लगे उसको चुनिए। हम लोग अपने आप को लेफ्ट ऑफ सेंटर मानते हैं, हम लोग वेलफेयर में बिलीव करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जो समाज का छूट गया तबका है उसके लिए स्टेट को बिहार जैसे राज्य में प्रोएक्टिवली काम करना होगा। इसको सिर्फ आप इंडस्ट्रियलिस्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नीचे लोग हैं वो इतने गरीब हैं कि अगर आप उसको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देंगे तो अपने आप अपने पैर पर वो खड़ा नहीं हो पाएगा। विचारधारा के आधार पर जनसुराज में 2 फोटो लगे हुए, एक गांधी और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा लगा दोनों का फोटो तो लगा दिए। क्यों लगा है 2 फोटो? वो इसलिए लगा है, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। 80% हिंदुओं के इस देश में भाजपा को करीब करीब 40% वोट आता है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू आज ऐसे हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते, चाहे वो किसी जाति के। कौन से हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे? फिर से याद कर लीजिए, 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिलता है इन कंटेस्टिंग सीट। देश के स्तर पर 35% वोट मिला है, लेकिन सब सीट को नहीं लड़ते हैं, तो जो सीट करते हैं मोटा मोटी वहां 40% उनको वोट आता है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। कौन से लोग नहीं देते हैं भाजपा को वोट? जो लोग गांधी की विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले अम्बेडकराइट्स हैं वो भी किसी जाति के हिंदू हों वो भाजपा के से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा का मानने वाला हिंदू है वो भी भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता। और जो समाजवादी ओरिजिनल रह गए हैं, कुछ ही बचे हैं जो लोहिया और जयप्रकाश को मानते हैं, वो भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं। इन 4 विचारधाराओं में आधे हिंदू हैं, आधे तो भाजपा के साथ विचारधारा के आधार पर जुड़े हुए हैं। इन 4 में कम्युनिस्ट तो एक दल ही है, तो हम लोग उसको जोड़ नहीं सकते। और समाजवादी जो बचे हुए हैं, लोहिया और जयप्रकाश के फॉलोअर, उसके रिप्रेजेंटेटिव लालू नीतीश हैं। बच गए 2 लोग, गांधी और अम्बेडकर। तो विचारधारा के आधार पर हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं, हम लोग ये समझते हैं कि अगर गांधी और अम्बेडकर बाबा साहब के मानने वाले लोग विचारधारा के आधार पर जुड़कर मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ मिलकर अगर बनाए समूह, तो करीब करीब आधी आबादी 40% की होती है और वो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लंबे समय में लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए जनसुराज की विचारधारा है ये, गांधी और अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जिसमें पहले से जो आजादी की लड़ाई का फॉर्मूला रखा गया है उसी के आधार पर इसमें 2 चेहरे हैं, 2 विचारधारा का समायोजन करने का प्रयास है। और देश में ये पहला प्रयास है जहां गांधी और अम्बेडकर को एक साथ एक फ्रेम में हमने रखा है। जब हमने ये आंदोलन ये आज शुरू किया था तो इसमें सिर्फ गांधी जी का फोटो था। कई लोगों को लग रहा है कि अम्बेडकर का फोटो इसलिए लगा हुआ है कि दलित का वोट ले रहा है। नहीं, विचारधारा के आपको समझने के बाद, क्योंकि अम्बेडकराइट्स और गांधीवादी जो लोग हैं वो आपस में उलझे हुए, और बहुत बड़ा प्रयास मैंने किया है कि इन दोनों विचारधारा के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, ये बताकर कि अगर साथ में नहीं आओगे तो तुम कभी भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। जाति की बात नहीं है, विचारधारा की बात है। फिर किसी ने पूछा, भाई शिक्षा को लेकर आपकी क्या सोच है, कैसे सुधारिएगा? पहले भाई साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आपका विजन क्लियर नहीं है। बिल्कुल विजन क्लियर है। 3 मूलभूत बातें हम लोग बता रहे हैं बिहार को सुधारने के लिए। पहली बात बता रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, हर हालत में बिहार में व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी पढ़ाई मिले कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि हमको 15 नंबर अच्छा लगता है, ये साइंस है। अगर 15 साल की उम्र तक बच्चे का संस्कार और शिक्षा ठीक कर दी जाए तो दुनिया के किसी भी परिस्थिति में वो बच्चा स्ट्रगल नहीं करेगा, समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा। और यहाँ बैठे हुए हम लोग कई लोग, हम लोग खुद इसी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। 10वां का एग्जाम पढ़ के जो अच्छा निकल गया वो लड़का कभी संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो है ही, लेकिन वो कभी बेरोजगार बेहुदा नहीं रहेगा। 10th पास कर लिया तो उसका गाड़ी चल जाएगा। और पूरे दुनिया में ये व्यवस्था है।
इसलिए पहली सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बिहार के हर बच्चों के लिए जितनी बेहतर व्यवस्था शिक्षा की हो सकती है वो बनाया जाए। कैसे होगा अभी आपको बताएंगे। दूसरा स्तंभ हम लोग की सोच का ये है, जो दूसरे दलों से अलग है, कि 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों को, जिनको वापस स्कूल में ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरी बात, जो 50 साल से ज्यादा उम्र का है, ना उसको आप पढ़ा सकते हैं ना उसको आप रोजगार दे सकते हैं, वो लोग कैसे व्यवस्था से उनको क्या मदद दी जाए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तीनों बात को मैं अभी आपको 10 मिनट में समझाने वाला नहीं है। तय आप कर लीजिए कि आपको सुधार करना है कि नहीं करना है, और बिल्कुल सुधार किया जा सकता है। साइंस कहता है कि सिर्फ किसी भी समाज को बदलने के लिए 3% लोगों को एकाग्र होकर एक मत होना है। 3% लोग किसी भी समाज को बदल सकते हैं। ये मानव सभ्यता का डेटा बता रहा है। पिछले 2000-3000 साल में जिस भी समाज में 3% लोग इकट्ठा हो गए किसी आइडिया के पीछे, उन्होंने समाज को पलट दिया। आज सोच रहे हैं कि समाज में अंतिम आदमी जनसुराज से जब जुड़ेगा तब बिहार सुधरेगा। जब भी आपको लगे कि भैया हम तो गांव में जाते हैं, आजाद की जनसुराज नहीं जानता है, तो जरा याद कीजिए कि जब 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, आजादी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। उस दिन भी अंग्रेज कम से कम आधे भारतीय अंग्रेजों के पेरोल पर नौकरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे? उस दिन भी अंग्रेजों के नौकर थे कि नहीं थे? जब जान रहे कि हार गया चला जा रहा, उस दिन भी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, उस दिन भी अंग्रेजों को कहने पर गोली चला रहे थे। तो 100% आदमी समाज में नहीं सुधर सकता। आप अपना देखिए, आप सुधरिए, अपने साथ जितने लोगों को सुधारना चाहते हैं वो सुधारिए। 10 में 3 आदमी भी अगर मान जाए तो व्यवस्था परिवर्तन होना ही होना है। मोदी जी को कितना वोट दिए मिला? 31%। 31% का मतलब क्या हुआ? 10 में 3। 10 में 3 आदमी अगर आपको वोट दे रहा है तो आप चुनाव जीत जाइएगा। 2014 में मोदी जी के जो आपको आंधी दिखता है उसको 10 में 3 आदमी उनको वोट दिया था। 2019 में 10 में 3.5 आदमी को 3.5 आदमी वोट दिया। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि एक आदमी जागेगा तब जगेगा। आप जगिए, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको जगाइए। और हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर STM भारत सिटीजन लाइव न्यूज।